आज हम लोग पेडागोजी का एक और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार और लर्निंग गैप। तो ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जो भी बच्चे हैं उनमें सीखना बहुत अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, हर एक बच्चा उसमें, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं। सभी बच्चे की जो सीखने की गति होती है, ठीक है, वो भी अलग अलग होती है। बच्चे अपनी अलग अलग क्रियाओं के द्वारा सीखते हैं। जो बच्चा है या जो चाइल्ड है वो अलग अलग जो उनकी क्रियाएं होंगी उनके द्वारा वो सीखता है। जिस बच्चे को सीखने के जिस तरीके में संतोष मिलता है, यानी कि जैसे हर एक जो अलग अलग बच्चा है उसको जैसे भी सीखने का क्या होगा, जिस तरीके से उसे समझ में आएगा वो क्या करेगा, उसी तरीके से उसको लर्न करेगा। तो वह उसी प्रतिक्रिया को बार बार करता है। इसी कारण उनमें अधिगम की अलग अलग वैकल्पिक अवधारणाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इन सब में क्या होंगी, क्योंकि अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं तो अलग अलग एक तरह से क्या होंगी, उनमें वैकल्पिक अवधारणाएं भी पाई जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या कठिनाइयाँ हैं, ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये पूरी जो लर्निंग की प्रोसेस है उसके बीच में, तो अधिगम प्रक्रिया में विशेष त्रुटियां क्या क्या आती हैं। तो जो बच्चे हैं सीखते समय विशेष प्रकार की त्रुटियां करते रहते हैं और इन त्रुटियों को हम अलग अलग पार्ट्स में बांटेंगे या अलग अलग टाइप से इनको हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आती है इसमें पढ़ने संबंधी अक्षमता या रीडिंग प्रॉब्लम्स। अब पढ़ने संबंधी क्या अक्षमता इसमें आती है, कई बार बच्चे पढ़ते समय त्रुटियां करते हैं। ठीक है, और जो वो पढ़ते टाइम जो भी त्रुटियां करेंगे, ठीक है, वो एक तरह से उनको इफ़ेक्ट करता है कहीं ना कहीं उनकी किस पे, जो लर्निंग एबिलिटी है उस पे। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो 100 लिखा है लेकिन वो पढ़ते क्या है, वॉज है, और अगर कहीं राम लिखा है तो उसको मरा पढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो बच्चों में इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट्स में एक तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड जब हम करते हैं, एक है एलेक्सिया और दूसरा होता है डिसलेक्सिया। ठीक है, तो ये एलेक्सिया क्या होता है, देखो, ये जो एलेक्सिया है ये पढ़ने संबंधित विकार होते हैं, यानी कि ये क्या है, एक तरह से जो पढ़ने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, इसमें बच्चे जो होंगे वो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे और इसको हम क्या कह सकते हैं, शब्द अंधता या पाठ्य विकार भी इसको कह सकते हैं। तो जैसे हमने देखा एलेक्सिया, ठीक है, एलेक्सिया एक तरह से जो पठन संबंधित विकार है या जो जो प्रॉब्लम्स बच्चे को पढ़ने में आ रही है, ठीक है, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एलेक्सिया कहते हैं। अब देखो, डिसलेक्सिया किसको बोलते हैं, तो जो डिसलेक्सिया है इसमें क्या होता है, ये एक तरह से अधिगम विकलांगता होती है जिसका प्रकटीकरण मुख्य रूप से हम वाणी या लिखित भाषा के दृश्य अंकन की कठिनाई, यानी कि कुछ अगर किसी को वाणी में या किसी को लिखने में कुछ प्रॉब्लम है तो ये एक तरह से क्या होगी, डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया इसको बोलेंगे, और ये एक क्या है, अधिगम विकलांगता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरा है लिखने संबंधी। लिखने में भी बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कई बार जो बच्चे होते हैं वो लिखते समय क्या करते हैं, बहुत सारी त्रुटियां कर देते हैं। लिखने की त्रुटियों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। अब कौन कौन से अलग अलग टाइप हैं इसके, तो देखो मेन हमने यहाँ पे इसको 4 टाइप्स में बांटा है। पहला है इसमें डिसप्रेक्सिया, डिसप्रेक्सिया। दूसरा आता है इसमें डिसग्राफिया। तीसरा आता है इसमें एप्रेक्सिया और चौथा आता है इसमें एग्राफिया। तो ये टर्म्स क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट इसके अंदर है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिसप्रेक्सिया की। तो ये डिसप्रेक्सिया क्या होता है, देखो ये सिंपल सी बात है। डिसप्रेक्सिया जो है वो एक कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, समन्वय या कोऑर्डिनेशन में कमी होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, एक समस्या या विकार है ये, जिसके द्वारा दिमागी संदेशों के समन्वय करने में कठिनाई होती है
और जो इससे प्रभावित जो बच्चे होंगे उसमें क्या होता है, सूक्ष्म मोटर जो गतिविधियाँ होंगी, मतलब बहुत ज़्यादा जो माइनर सी जो आपके एक तरह से आप कहोगे कुछ पकड़ना है, ठीक है, या कुछ भी ऐसे कुछ काम करने हैं, तो वो बहुत सूक्ष्म मोटर जो गतिविधियाँ हैं उनसे ये एक तरह से क्या होती है, उनके प्रबंधन में इनको क्या होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इससे जो प्रभावित बच्चे होते हैं उनमें सिंपल सी बात है, जो सूक्ष्म मोटर गतिविधियाँ हैं उनमें प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम बात करें जैसे एग्जांपल की, तो जैसे दांतों में अगर ब्रश कर रहे हैं तो वो बच्चा सही से नहीं कर पाएगा, ठीक है, और अगर बच्चे को शू के लेस बांधने हैं वो नहीं कर पाएगा, अगर चीज़ों को पकड़ना है बच्चे को, ठीक है, उसमें उसको प्रॉब्लम होगी, या ठीक से उठने में और बैठने में भी इवन उनको दिक्कत होती है, ठीक है, और चलते फिरते समय भी उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। डिस्प्रैक्सिया जो है वो मोस्टली क्या होता है, मस्तिष्क से जुड़े अन्य विकारों से के साथ ही पाया जाता है। मतलब अगर सिर्फ ये नहीं है कि डिस्प्रैक्सिया अकेले होगा, मतलब इसके साथ कुछ अन्य विकार भी होंगे, जैसे कि इसमें डिसलेक्सिया भी हो सकता है बच्चों को, डिसकैल्कुलिया भी हो सकता है, या ADHD है जो कि है अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी उनके साथ साथ, ठीक है, सिर्फ डिस्प्रैक्सिया बोल रहा है कि अकेले नहीं होगा, इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा, ये कुछ अन्य प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट आता है डिसग्राफिया। अब देखो डिसग्राफिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, कोई भी बालक है उसको लिखने में प्रॉब्लम आएगी। डिसग्राफिया का मतलब है कि ऐसे अधिगम अक्षमता जिसमें बालक लिखने में असमर्थ होगा एक तरह से, ठीक है, उसी को हम डिसग्राफिया कहेंगे। इससे प्रभावित जो बालक होते हैं उनमें लिखने संबंधित असक्षमता, या मतलब उनको प्रॉब्लम होगी, किसको, कोई भी काम लिखने में, ठीक, उसको हम डिसग्राफिया कहेंगे। इससे प्रभावित जो बालक होते हैं में लिखने संबंधी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं, और इसमें बच्चा ठीक से लिख नहीं पाएगा, ठीक है, या उसकी जो लिखावट होगी वो भी ठीक नहीं होगी। इसमें हम कह सकते हैं यह जो बालक है उसके लेखन कौशल को, हस्तलेखन को, उसकी जो स्पेलिंग में जो प्रॉब्लम होगी, और या फिर जो उसको श्रुति लेखन में, मतलब वो सुन के अगर लिख रहा है तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट इससे उनमें भी पड़ता है। नेक्स्ट आता है एप्रेक्सिया। अब देखो एप्रेक्सिया क्या है, ये सिंपल सी जो एक अगर हम बात बोले, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है एक तरह से, ठीक है, ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है, और इस बीमारी से जो ग्रसित जो भी व्यक्ति होगा उसमें मांसपेशियां तो नॉर्मल रहती हैं उनकी, लेकिन जो उनके जो मोटर मूवमेंट होंगे, मोटर मूवमेंट से मतलब जो उनकी मांसपेशियां जो होंगी, या जो मांसपेशियों की जो गतिविधियां होंगी उनको नॉर्मल, उनको मतलब करने में कुछ भी दिक्कत आएगी। यह मस्तिष्क के साथ साथ तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार है। मतलब सिंपल इसमें क्या है, ये ब्रेन से तो रिलेटेड है ही, और उसके साथ साथ ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे भी जुड़ा हुआ एक तरह से क्या है, एक विकार है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति को दूसरों के बोलने पर कोई काम या गतिविधि करने में दिक्कत होती है। मतलब अगर कोई दूसरा उनको बोले तो उनको क्या होगी, कोई भी काम अगर कोई दूसरा उनको बताए तो एक तरह से उनको समझने में या फिर उनको उस काम को करने में प्रॉब्लम होती है। जैसे अगर हम बात करें अनुरोध या आदेश को समझने में, अगर कोई अनुरोध कर रहा है या कोई आदेश दे रहा है कि कोई काम करो, तो उसे अंडरस्टैंड करने में इनको थोड़ी दिक्कत होगी। कार्य करने के लिए तैयार होने में, ठीक है, कोई भी काम करना है उसके लिए तैयार होना है, उसमें प्रॉब्लम होगी। उस काम को करने के जो तरीके होंगे, ठीक है, उसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो भी इनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और ये जो है इस तरीके से काम नहीं कर पाते। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है एग्राफिया। अब देखो एग्राफिया क्या है, मस्तिष्क की एक ऐसी विकृति है जिसमें जो व्यक्ति है उसको बोलने में, लिखने में, और साथ ही साथ बोले एवं लिखे हुए जो वर्ड्स होते हैं उनको समझाने या प्रकट करने में भी उनको अनियमितता होगी या अस्पष्टता होगी, और ये एक क्या है, स्थायी विकार, एक तरह से स्थायी विकार ये है। तो सिंपल इसमें बोल रहा है कि ये
किसकी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जिसमें बोलने में या लिखने में, और या तो आपने जो कुछ लिखा है या बोला है उसको आपको दूसरे को समझाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, गणित संबंधी अक्षमता में क्या होगी, अब ये प्रॉब्लम होगी कुछ मैथ्स से रिलेटेड। ठीक, इसमें क्या होता है, जो बच्चे हैं वो जो मैथ्स के कोई भी चिन्ह हैं उनको गलत समझ लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उनको मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो कैलकुलेशन में हो, चाहे वो उनको जो चिन्ह है उनको समझने में हो। ठीक, तो अब क्या होता है, इनको हम मेनली 3 पार्ट्स में बांटते हैं। तो कौन कौन से हैं वो देखो, सबसे पहला इसमें आता है आपका लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। ठीक है, लेक्सिकल डिसकैलकुलिया। उसके बाद दूसरा आता है इसमें ग्राफिकल डिसलेक्सिया, और तीसरा आता है इसमें वर्बल डिसलेक्सिया। जैसे नाम से ही समझ में आएगा, देखो लेक्सिकल का मतलब होता है कि जो बच्चा है उसको ट्रबल होगी किसमें, पढ़ने में, रीडिंग में। ठीक है, और अंडरस्टैंड करने में जो मैथमेटिकल सिंबल्स जो होते हैं, ठीक है, उनको, या फिर जो नंबर्स होते हैं उनको समझने में इनको प्रॉब्लम होती है। अगर इसको हम कह सकते हैं कि जो इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों को ट्रबल रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल सिंबल्स एंड नंबर्स, ठीक है, एज वेल एज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस। तो ये सारी चीज़ें उनको समझने में क्या होंगी, प्रॉब्लम होंगी। नेक्स्ट आएंगे हम ग्राफिकल डिस्कैलकुलिया में। अब ग्राफिकल में क्या होगा कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू राइटिंग मैथमेटिकल सिंबल्स एंड न्यूमरल्स। तो इसमें भी एक तरह से उनको जो प्रेजेंट करना है, ठीक है, ग्राफिकल जो प्रेजेंट करना है उसमें भी उनको कुछ दिक्कतें आएंगी। और लास्ट आता है इसमें वर्बल कैलकुलिया। वर्बल कैलकुलिया में जो प्रॉब्लम है इन नेमिंग द अमाउंट ऑफ थिंग्स, मतलब जो जो कुछ लिखना है, ठीक है, वर्बल एक तरह से क्या है, कुछ बोलना है, तो उनमें समझने में कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये इस तरीके से 3 पार्ट्स में इसको बांटा गया था। पहला था आपका लेक्सिकल, दूसरा था ग्राफिकल, और तीसरा था वर्बल डिस्कैलकुलिया। आगे बढ़ते हैं। देखो, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। अब कोई बच्चे हैं उनको मौखिक मतलब बोल के भी कुछ दिक्कतें होती हैं, तो उनको हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में बांटा है। एक है आपका एफेजिया और दूसरा आता है यहाँ पे डिसफेजिया। तो एफेजिया क्या है और डिसफेजिया क्या है, देखो एफेजिया जो है ये एक ऐसी स्थिति है जो आपके संचार शक्ति को, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हो वहाँ उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, इसमें व्यक्ति की लिखित और जो उसकी मौखिक भाषा है वो व्यक्त करने में भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से संचार से रिलेटेड एफेजिया आपकी क्या है, संचार से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। डिस्फेजिया, देखो डिस्फेजिया ये एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। ठीक, इसमें आप कह सकते हो जो आपकी टंग है उसमें उससे कुछ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो, जो फेरेंजियल है उसमें दिक्कत हो, या कोई ऊसोफेगस ऑब्स्ट्रक्शन हो। ठीक, या हम कह सकते हैं कि जो वायरल और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से भी जो बच्चों को क्या हो सकता है, निगलने में कुछ प्रॉब्लम हो, जिसके जिसके द्वारा बच्चे अच्छे से बोल ना पाए। ठीक है, तो सिंपल सा एफेजिया, एफेजिया आपका क्या है, सिंपल एक जो आपका कम्युनिकेशन या जो संचार है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। और डिसफेजिया जो आता है वो एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि आपके एक तरह से फिजिकल चीज़ों से जुड़ी हुई है, जैसे कि आपकी टंग से जुड़ी है, ईसोफेगस से जुड़ी है। तो इन सब चीज़ों से अलग अलग तरीके से जो बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक, तो इनको हम डिसफेजिया कहते हैं। अब आते हैं अधिगम के पठार। तो अधिगम के पठार हैं क्या, ठीक है, अधिगम के मार्ग में आने वाली जो भी बाधाएं होती हैं, देखो जो जब हम लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, जब हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं हमारे रास्ते में आती हैं। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं यानी कि जो समस्याएं हैं और जो ये अवरोध हमारे लर्निंग पीरियड में आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम पठार कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि थकान लग जाना, ठीक है, तो थकान की वजह से भी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, अगर आपका हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपका मतलब मेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो बच्चा क्या होगा, एक तरह से वो पढ़ नहीं पाएगा सही से। तो ये जो प्रॉब्लम्स बीच बीच में आ रही हैं इन्हीं को हम अधिगम के पठार कहते हैं। जब सीखने की गति में कुछ समय के लिए रुकावट आ जाती है, ठीक, तो इसे भी हम
अधिगम या सीखने के पठार कहते हैं। सीखने की जो गति होती है वो सदैव जो है वो समान नहीं होती, मतलब एक जैसी नहीं होती, ये कभी बढ़ती है और कभी घटती है। रॉस के अनुसार, रॉस कहते हैं यहाँ पे कि सीखने की जो प्रक्रिया है की मुख्य विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की जो क्रिया है उसमें उन्नति नहीं होती। तो देखो रॉस ने क्या बोल दिया है यहाँ पे कि जो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, वो एक तरह से क्या है, उसकी जो मुख्य विशेषता है वो पठार है। ठीक है, क्यों? ये एक ऐसी अवधि है बोलते हैं जिसमें सीखने की जो क्रिया है उसमें कोई भी उन्नति नहीं हो रही है, कुछ भी उसमें बढ़ नहीं रहा है, एक तरह से पॉज लगा हुआ है। रेक्स और नाइट हैं उनके अनुसार कि सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की व्यवस्था पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो पठार कब आते हैं? जब बच्चा कोई सीखने की अवस्था पर या व्यवस्था पर पहुंच जाता है और दूसरी में प्रवेश करता है। तो एक उसने सीख ली, ठीक है, फिर थोड़ा पॉज आएगा, वहाँ पे उसी को हम पठार कहेंगे, और फिर वो दूसरी चीज़ वहाँ से सीखना प्रारंभ करता है। देखो पठार के कारण क्या क्या है, क्या किस वजह से जो है ये पठार बन रहे हैं। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो बच्चों की इच्छा है वो पढ़ने की है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चे की इच्छा ना होना। दूसरा हम कह सकते हैं अध्यापक का स्थानांतरण हो जाना। ठीक है, कोई टीचर है अगर वो रेगुलर आपको पढ़ा रहा है और बीच में ही उसका क्या हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, तो बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जैसे स्कूल्स में हमारे होता था। नेक्स्ट है आपका छात्रों में कोई मानसिक बीमारी। अगर बच्चों में कोई मानसिक बीमारी है तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक कारण है। कार्य में जटिलता, मतलब बहुत ज़्यादा अगर कोई इनको बच्चों को उनकी मेंटल एबिलिटी से बहुत अलग काम दे दिया या कोई जटिल काम दे दिया तो इससे भी उनको उनके जो लर्निंग पीरियड है उसमें पॉज आ जाएगा। छात्रों की कक्षा के प्रति उदासीनता, जो छात्र जो बच्चे हैं उनकी क्लास के प्रति उदासीनता हो। क्लास का वातावरण कि कैसा वातावरण है, ठीक है, और सिखाने का समय कि कितना उनको समय दिया जा रहा है सिखाने के लिए। तो ये कुछ पठार के कारण थे। अधिगम के वक्र, अब देखो कुछ वक्र हैं या कर्व होते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो अधिगम की मात्रा होती है, प्रभाव और जो भी क्षमता होती है उसको एक तरह से हम क्या करते हैं, उसको हम ग्राफ के थ्रू दिखाते हैं। ठीक है, जो मतलब ग्राफ में जैसे हम आंकड़े दिखा देते हैं या रेखा चित्र, इनके माध्यम से जब हम अधिगम को मतलब प्रकट कर रहे हैं एक तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं, अधिगम वक्र कहते हैं। अधिगम की गति, मात्रा तथा उन्नति के जब हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो लर्निंग है उसकी गति कितनी है, कितनी तेज चल रहा है या धीरे चल रहा है, ठीक है, तथा उन्नति को जब हम या कितनी अच्छी उन्नति हुई है, तो इसको जब हम किसी ग्राफ पेपर पर शो करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, अधिगम के वक्र कहते हैं। तो यहाँ पे मेनली हम 4 वक्र की बात करेंगे। सबसे पहले आता है आपका सरल रेखीय वक्र। ठीक है, एक सिंपल है, देखो जब सीखने की जो गति होगी वो एक समान होती है। ठीक है, जब कोई सीखने की गति है वो एक समान रूप से चल रही है, ठीक है, तो उसको हम सरल रेखीय वक्र कहते हैं। और ये देखो किसके बीच में बनाई गई है, ये बनाई गई है क्वांटिटी यानी कि मात्रा और टाइम के बीच में, और ये एक सीधी रेखा है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सरल रेखीय वक्र। नेक्स्ट पे आते हैं, इसे हम बोलते हैं धनात्मक या उन्नतोदर वक्र। ठीक है, पॉजिटिव, और देखो कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स कैसा होता है, मतलब उठा हुआ होगा, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे भी दिखाया है ये उठा हुआ है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जब सीखने की गति प्रारंभ में तो कम है, ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे ये कम है, लेकिन ये बाद में धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है। ठीक, तो ये क्या है, जब सीखने की जो गति है प्रारंभ में कम तथा अंत में क्या है, तीव्र हो, तो उसे उन्नतोदर वक्र कहते हैं। और उन्नतोदर वक्र को ही हम क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव, और हम कॉन्वेक्स भी इसी को बोल रहे हैं। तो कभी आ सकता है कि जो पॉजिटिव है उसको दूसरा नाम क्या है, तो वो है कॉन्वेक्स। तीसरा आता है ऋणात्मक या नतोदर वक्र। ठीक है, और इसको हम नेगेटिव, और देखो कॉनकेव, केव की तरह बना हुआ है, ये देखो एक, इसको हम कह सकते हैं केव की तरह, एक गुफा टाइप का अंदर को धंसा हुआ है। ठीक है, तो जब सीखने की जो गति है प्रारंभ में तो तीव्र है, ठीक है, यहाँ देखो ये तेज है, और लेकिन वो बाद में क्या हो रही है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है ग्राफ, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव ग्राफ कहेंगे। और फोर्थ आता है आपका मिक्स्ड या फिर एस वक्र। ठीक है, मिक्स्ड कर्व, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक, और उसके बाद हम भूल जाते हैं,
जैसे हम रिवीजन नहीं करें तो भूल जाते हैं, तो फिर हम दोबारा पढ़ते हैं और फिर हम भूल जाते हैं। तो ये एक तरह से जो हो रहा है, एक कंटिन्यूटी, मतलब कभी आप सीख रहे हो फिर आप भूल रहे हो, फिर आप सीख रहे हो फिर आप भूल रहे हो। तो ये एक इस तरीके का, देखो इस तरीके का कुछ कर्व आ रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एस आकार का, सेम थोड़ा एस टाइप का बनाया है, तो ये एस आकार का वक्र कहलाता है। और ये जो है आपका, जब हम कोई चीज़ भूल जाते हैं या हम उसको फिर से सीखते हैं, तो ये इसमें आपको किस टाइप का ग्राफ मिलता है, तो आपको मिलता है मिक्स्ड कर्व। और जो मिक्स्ड कर्व है उसी को हम एस टाइप का कर्व बोलते हैं। तो होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।